अरे बिरजू, मौसम बदल रहा है। मुझे लगता है हमें लौट जाना चाहिए। चलो नाव मोड़ लो। कुछ नहीं होगा भीखू, मुझे मछलियाँ पकड़नी हैं, बस थोड़ी देर और, बस थोड़ा रुक जाओ। राम राम मुंशी जी, कैसे हैं आप? राम राम अमित बेटे। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ बेटा। और तुम बताओ, सर्दी के मौसम में सुबह सुबह बाजार कैसे आ गए? अरे मुंशी जी, ठंड के मौसम में मछलियाँ खाने में बहुत मज़ा आता है। और इस समय मछलियाँ ताज़ी भी मिलती है। इसलिए मैं सोचा कि बाज़ार जाके मछलियाँ ले आता हूँ। मछलियाँ लेने तो मैं भी निकला हूँ बेटे। बस एक दो काम निपटा लूँ, फिर मछली लेकर घर चला जाऊँगा। ये लो भैया, आपकी 2 किलो रोहू मछली। अरे भाई बिरजू, ठंड के दिनों में तो हमारे गांव के लोग बहुत चाव से मछलियां खाते हैं। सारी मछलियां धड़ाधड़ बिक रही हैं। लेकिन अपने गांव के तालाब में मछलियां अब कम हो रही हैं बिरजू। क्या करेंगे आगे? ठीक कह रहे हो भीखू भाई, पर मैं क्या सोचता हूँ, कल चलते हैं पहाड़ी वाली नदी से मछलियाँ पकड़ेंगे। सुना है वहाँ विशाल मछलियाँ मिलती हैं। अरे हाँ बिरजू, तुमने ठीक कहा। चलो कल सुबह हम सब वहीं चलेंगे मछलियाँ लेने। अरे भाई बिरजू, 1 किलो हिल्सा मछली देना और अच्छे से काटना और साफ करके देना। गोलू सेठ, खूब मछलियाँ खाई जा रही हैं सर्दियों के मौसम में। कैसे हो माता जी, कैसी हैं? अरे काका, सर्दियों में मछली खाने का अलग ही मजा है। मैं तो रोज ही मछलियाँ ले जाता हूँ। आप कौन सी मछली ले रहे हैं? मुझे तो भाई रोहू मछली सबसे स्वादिष्ट लगती है। मैं लगभग रोज वही ले जाता हूँ। भाई भीखू, 1 किलो रोहू तौल कर देना, और पिछली बार की तरह मत करना। साफ सुथरी कर कर देना, ठीक है? लीजिए सेठ जी, आपकी रोहू मछली। भाई बिरजू, इन अमीरों का ही बढ़िया है भाई। सर्दियाँ आई तो मछली खा ली, गर्मी आई तो आइसक्रीम। हमारे तो दिन ऐसे ही कटते हैं बिरजू। सही कह रहे हो भाई, अमीरों का ही मजा है। अब मुझे ही देख लो, कर्ज में डूबा हुआ हूँ। मेरे घर तो बस 2 वक्त की रोटी का ही इंतजाम कर पा रहा हूँ। न बिस्तर की व्यवस्था है, न कंबल की, और सर्दियाँ आने वाली हैं, पता नहीं मैं क्या करूँगा। ये है बिरजू, जो कि एक गरीब मछुआरा है। बिरजू के पास एक किराए की नाव है, जिसे लेकर रोज वो गांव के तालाब में मछलियां पकड़ने जाता है। इस तालाब में ढेर सारी अलग अलग प्रकार की मछलियां हैं, जिन्हें बिरजू रोज जाल डालकर निकालता है और उसे पकड़कर गांव के बाजार में बेच देता है। इसी से उसके और उसके परिवार का गुजारा होता है। बिरजू अपनी पत्नी रूपा और अपने बेटे चिंटू के साथ एक छोटे से मकान में रहता है। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। कुछ खाने को दो ना। बेटा, घर में कुछ भी नहीं था बनाने को, कोई सब्जी भी नहीं है, तो मैंने अभी तक कुछ नहीं बनाया है। चलो मैं थोड़े से चावल हैं उन्हें पका देती हूँ, तब तक तुम्हारे पिताजी भी आ जाएंगे, सब साथ में खा लेंगे। हाँ माँ, आप जो भी बनाओगे मैं खा लूँगा। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, थोड़ा जल्दी बना दो। बेटा चिंटू, क्या कर रहे हो? लगता है मेरा इंतजार कर रहे थे। अच्छा बताओ बेटा, तुमने कुछ खाया या नहीं? नहीं पिताजी, हम आपका इंतजार कर रहे थे। माँ अभी चावल पका रही है, फिर हम सब साथ में खाना खाएंगे। माफ करना बेटा,
मैं तुम्हें अच्छी तरह भोजन भी नहीं करा पाता, सिर्फ सूखे चावल ही तुम्हें खाने पड़ते हैं। लेकिन बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए मछलियाँ बचा कर लाया हूँ। आज तो हम सब मछली भात खाएंगे। आ गए आप। चिंटू कब से आपका इंतज़ार कर रहा है। उसे बहुत भूख लग रही है। मैंने थोड़े चावल बनाए हैं, चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, सब साथ में बैठकर खा लेते हैं। रूपा, आज मैं कुछ मछलियाँ बचा कर लाया हूँ, तुम उन्हें भी पका दो। आज हम सब मछली भात खाएंगे। आखिर अपने बेटे को कब तक सिर्फ सूखे चावल ही खिलाऊंगा, बड़ी तकलीफ होती है मुझे। हाँ ठीक है, मैं जल्दी से मछलियाँ पका देती हूँ, आप भी हाथ मुंह धोकर आइए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है रूपा। लाओ, मुझे भी जल्दी से मछली भात दे दो। अब और इंतजार नहीं होता, भूख लग रही है जोरों की। हाँ जी, ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म मछली भात। कितने दिनों बाद खा रहे हैं आप। वाह रूपा, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। तुम भी खाना खा लो रूपा। रूपा, कहने को तो हम मछुआरे हैं, पर रोज मछलियाँ भी नहीं खा सकते। इस गरीबी ने तो मेरी कमर तोड़ दी है। चिंटू के पापा, सर्दियाँ बढ़ने लगी हैं। कल रात को चिंटू बिल्कुल भी सो नहीं पाया। घर में सिर्फ एक ही चादर है, हम तीनों कैसे सोएंगे इस सर्दी में। रूपा, कल मैंने भीखू से पुआल के बारे में बात की थी। उसने कहा है कि मैं उसके खेत से कुछ पुआल ले जा सकता हूँ, तो मैं पुआल लेकर अभी आता हूँ। तब तक तुम आग जला लो। आज की रात जैसे तैसे गुजर जाएगी। उस रात बिरजू भीखू के खेत से कुछ पुआल लेकर आया और उसका ही बिस्तर बनाकर तीनों सो गए। रूपा ने जो आग जलाई थी, उसकी गर्माहट में उस रात तीनों को नींद तो आ गई, पर सर्दियां अब बढ़ने लगी थी। ताल गांव में ठंड दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। ओस की बूंदें भी बर्फ की तरह गिर रही थी। सर्द हवाओं से ताल गांव कांप उठा था। लोग किसी तरह अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। ठंडी सर्द हवाओं ने लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर रखा था। अरे रूपा, हमारे गांव के तालाब में आजकल मछलियां नहीं मिल रही हैं, तो आज मैं और भीखू पहाड़ी वाली नदी पर जाएंगे मछलियां पकड़ने। हाँ ठीक है, चले जाइएगा। पर मैं क्या कह रही थी, रात को सर्दी कुछ ज़्यादा ही लगने लगी है। अब मुझे बिना कंबल के नींद नहीं आ रही है, और कहीं ठंड से चिंटू की तबीयत बिगड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आप सबसे पहले जाकर बाजार से कंबल ले आइए। हाँ रूपा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अभी कंबल खरीदने के पैसे नहीं है मेरे पास। तुम्हें तो पता है, मैंने पिछले साल बड़े सेठ से नाव किराए पर ली थी। अभी तक उसके पैसे भी नहीं चुका पाया हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा रूपा, कैसे पैसे लाऊं मैं। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। बड़े सेठ तो बहुत दयालु थे, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। अब पता नहीं हमारी सहायता कौन करेगा। रूपा, एक काम करता हूँ, छोटे सेठ से कुछ पैसे उधार मांगता हूँ और कंबल लेकर आऊँगा। उसके बाद नदी पर मछलियाँ पकड़ने जाऊँगा। सेठ दयाचंद की मृत्यु 6 महीने पहले हो चुकी थी। अब उनका कामकाज उनका छोटा बेटा देखता है, जिसके पास उधार लेने बिरजू चला गया। राम राम छोटे सेठ, मैं बिरजू हूँ। मैं एक मछुआरा हूँ सेठ जी। मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे सेठ जी, कुछ मदद हो जाती तो।
अच्छा, तो तुम हो बिरजू। तुम्हारा तो बहुत उधार बाकी है। तुमने पिताजी से नाव भी किराए पर ली है ना? मुंशी जी, पहले इनका हिसाब देखकर बताइए। छोटे सेठ जी, इस बिरजू ने 1 वर्ष पहले आपके पिताजी से नाव किराए पर ली थी। अभी तक उसका ब्याज और मुद्दल दोनों बाकी है सेठ जी। बिरजू, तुमने ना तो मुद्दल चुकाया है और ना ही ब्याज, तो उधार तो मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। हाँ, मगर यदि तुम मुझे शाम तक हिल्सा मछली लाकर दोगे तो उसके बदले मैं तुम्हें कंबल जरूर दे सकता हूँ। सेठ जी, मुझे कंबल की बहुत ज़रूरत है। मैं शाम तक मछलियाँ लेकर जरूर आऊँगा। आप मुझे कंबल दे दीजिएगा। अच्छा सेठ जी, चलता हूँ। रूपा, अरे रूपा, जरा जल्दी बाहर आना। मैं आज नदी की तरफ मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ, सुन रही हो ना? अरे, आप तो छोटे सेठ के पास मदद लेने गए थे ना? क्या हुआ? और कंबल भी लाने वाले थे ना? रूपा, छोटे सेठ ने मुझे उधार देने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा है अगर मैं उन्हें हिल्सा मछली ला कर दूंगा तो वो उसके बदले मुझे कंबल देंगे। इसलिए मैं भीखू के साथ आज नदी पर जा रहा हूँ। मैं कंबल लेकर ही लौटूंगा रूपा। अब चिंटू को और तुम्हें ठंड में सोना नहीं पड़ेगा। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप अपना ख्याल रखिएगा। उस नदी में बहुत तूफान आते हैं। आप थोड़ा जल्दी आइएगा। बिरजू और भीखू नदी में मछलियाँ पकड़ने निकल पड़ते हैं। तभी अचानक मौसम बदलने लगता है और भयंकर आंधी तूफान आने लगता है। अरे बिरजू, मौसम बदल रहा है। मुझे लगता है हमें लौट जाना चाहिए। चलो, नाव मोड़ लो। कुछ नहीं होगा भीखू, मुझे मछलियाँ पकड़नी है। बस थोड़ी देर और, बस थोड़ा रुक जाओ। भीखू के मना करने के बाद भी बिरजू नदी में आगे की ओर बढ़ता रहा। धीरे धीरे मौसम और तूफानी होता गया और अचानक नदी में तेज लहर उठी और उन्हें बहाकर ले गई। हे भगवान, कितनी तेज बारिश हो रही है और तूफान भी तेज है। ये अभी तक नदी से लौटे नहीं हैं। भगवान, उनकी रक्षा करना। अरे बिरजू, बिरजू, कहाँ हो तुम? मुझे दिखाई नहीं दे रहे। बचाओ, बचाओ। इस भयानक तूफान में बिरजू और उसकी नाव का कहीं अता पता नहीं था। भीखू जैसे तैसे तैरकर नदी के बाहर आया। बाहर आकर भीखू ने बहुत देर तक बिरजू को आवाज़ लगाई, मगर बिरजू का कोई अता पता नहीं था। माँ, बहुत देर हो गई। पिताजी अभी तक लौटे नहीं हैं और इस तूफान में मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। बेटा, डरो मत, तुम्हारे पिताजी बस आते ही होंगे। अरे भीखू भैया, आप यहाँ, और चिंटू के पापा कहाँ हैं? अरे रूपा, नदी में बहुत तेज तूफान आया और उस तूफान में हमारी नाव डूब गई। मैंने बाद में बिरजू को बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। मैं जैसे तैसे बाहर आया रूपा। मुझे लगता है बिरजू पानी में डूब गया है। ये क्या हो गया? चिंटू के बाबा। इस खबर को सुनकर रूपा के जीवन में भी मानो तूफान आ गया। उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। लेकिन रूपा ने हार नहीं मानी। उसने बिरजू को खोजने का फैसला किया और वो रोज नदी के पास जाकर बिरजू की तलाश करने लगी। वो रात दिन नदी के पास खड़ी होकर उसे आवाज़ लगाती, पर बिरजू का कोई अता पता नहीं था।
वो रात के समय भी नदी में जाकर बिरजू की तलाश करने लगी, पर बिरजू लौटकर नहीं आया। थक हार कर रूपा ने भी ये मान लिया था कि अब बिरजू कभी लौटकर नहीं आएगा, और वो अपनी सुध बुध खोकर रात दिन बस रोती ही रहती थी। उसे ना तो अपना ख्याल था और ना ही चिंटू का, वो सिर्फ बिरजू की याद में रोती रहती थी। एक दिन ऐसे ही रूपा पेड़ के पास चुपचाप उदास बैठी हुई थी। रूपा बेटा, जो होना था वो तो हो गया है, लेकिन अब तुम्हें चिंटू का ख्याल रखना है। आखिर कब तक तुम ऐसे बैठकर रोती रहोगी? मौसी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे कम से कम चिंटू का तो ख्याल रखना ही चाहिए। मौसी, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं चिंटू का पूरा ख्याल रखूँगी। पैसों का इंतजाम करने के लिए रूपा छोटे सेठ के पास उनसे पैसे उधार लेने आई। रूपा, अच्छा हुआ तुम खुद यहाँ आ गई। हम वहीं आने वाले थे। तुम्हें अपना मकान खाली करना होगा। बिरजू ने जो कर्ज लिया था वो तो उसे चुका ना सका, और तो और वो हमारी नाव भी लेकर गायब है। तो तुम्हें उधार तो नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हें मकान ही खाली करना होगा। सेठ जी, मुझ पर दया कीजिए, हमसे हमारा घर मत छीनिए। सेठ जी, इस ठंड में मैं अपने छोटे से बच्चे के साथ कहाँ जाऊंगी? मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आपका उधार चुका दूंगी। नहीं रूपा, तुम जल्द से जल्द मेरा मकान खाली कर दो। छोटा मुंह बड़ी बात सेठ जी। गांव में ये खबर आग की तरह फैल सकती है कि आपने एक विधवा को घर से निकाल दिया। सेठ जी, नदी के पास जो आपकी झोपड़ी है उसे रहने के लिए दे दीजिए। आपका भी काम हो जाएगा और इसका भी काम हो जाएगा। बेटा, मुंशी जी ठीक कह रहे हैं, इनकी बात मान लो। भगवान का दिया बहुत कुछ है हमारे पास। किसी गरीब की हाय मैं नहीं चाहती तुम्हें लगे। ठीक है माँ, जब तक इसका बेटा बड़ा नहीं होता ये हमारे नदी वाले मकान में रह सकती है। रूपा और चिंटू अपना घर छोड़कर उस नदी वाली झोपड़ी में रहने के लिए आते हैं। उसी रात अचानक मौसम खराब हो जाता है और बहुत जोरों की बारिश होने लगती है। माँ, हम यहाँ क्यों रहने के लिए आ गए? इस घर में तो हर जगह छत से पानी टपक रहा है और मुझे बहुत भूख भी लग रही है और बहुत ठंडी भी लग रही है। बेटा चिंटू, अब से यही हमारा घर है, हमें यहीं रहना होगा। आज की रात हम जैसे तैसे सो जाते हैं बेटा, कल मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम करूँगी। उस रात रूपा और चिंटू ने बड़ी मुश्किल से झोपड़ी में रात गुजारी। ठंड से दोनों की हालत खराब हो रही थी। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, कल रात से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ खाने को दो ना। बेटा, तुम तो जानते ही हो घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। मुझे सोचने दो, मैं कैसे तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम करूं। माँ, मैंने वहाँ पर एक नाव देखी है, चलो ना हम इस नदी से मछलियाँ पकड़ कर लाते हैं, फिर उसे खा लेंगे और तुम बाद में इसे बेच भी देना। चिंटू की बात मानकर रूपा उसके साथ नदी में मछलियाँ पकड़ने लगती है। जैसे ही वो जाल डालकर ऊपर खींचती है, उसे दिखता है कि जाल में मछलियों के साथ साथ एक बक्सा भी है, और बक्सा खोलने पर उसने देखा कि उसमें ढेर सारा खजाना है। अरे वाह माँ, देखो हमें कितने सारे सोने के सिक्के मिले हैं। लगता है नदी के देवता ने हमें इनाम दिया है। चलो इन्हें लेकर हम दूसरे गांव चले जाते हैं। हाँ बेटे, तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी अभी यही सोच रही थी। और वैसे भी अगर सेठ जी को पता चला तो ये सारे सिक्के हमसे छीन लेंगे। चलो हम इस नाव से दूसरे गांव चले जाते हैं। अब इस गांव में हमारे लिए कुछ नहीं रखा। चलो बेटा। उस खजाने को लेकर रूपा अपने बेटे के साथ दूसरे गांव की ओर निकल पड़ी। नदी किनारे पहुंचकर रूपा ने सबसे पहले उस खजाने को एक पेड़ के नीचे छुपा दिया।
फिर वो गांव में अंदर की ओर चल पड़ी। उस अनजान गांव में रूपा रुकने की जगह और काम तलाशने लगी। भैया जरा सुनिए, मुझे इस गांव में कहीं रुकने की जगह मिल सकती है क्या? और मुझे कोई काम भी चाहिए था ताकि मैं अपना गुजारा कर सकूं। अरे बहन जी, पहले कभी आपको इस गांव में नहीं देखा है। कहीं बाहर से आई हैं लगता है। इतनी सर्दी में छोटे से बच्चे के साथ कहाँ भटक रही हैं? हाँ भाई साहब, मैं दूसरे गांव से यहाँ आई हूँ। असल में कुछ दिन पहले ही हमारे गांव में तेज़ तूफान आया और मेरे पति जो कि मछुआरे हैं, नदी में मछलियाँ पकड़ते पकड़ते कहीं दूर बह गए। उनका कोई अता पता नहीं है। मैं उनके बिना वहाँ रह नहीं सकी, इसीलिए दूसरे गांव चली आई। अरे बड़ी अजीब बात है बहन जी। कुछ दिन पहले यहाँ भी एक मछुआरा बह कर आया है। चलिए मैं आपको उस तक लिए चलता हूँ, शायद वो आपका पति ही हो। अरे काकी, क्या कर रही हो? जरा बाहर तो आना। बेटा काशी, अंदर आ जा बेटा। इस मुसाफिर को दवा दे रही हूँ, बाहर नहीं आ सकती मैं। अरे ये तो चिंटू के पापा हैं। इसका मतलब ये जिंदा है, पर ये यहाँ ऐसे लेटे क्यों हैं? क्या हुआ है इन्हें? ये ठीक तो है ना? बेटा, मैं अपनी जड़ी बूटियाँ लेने गई थी तो मुझे ये नदी के पास मिला। मैं इसका इलाज कर रही हूँ। देखो 15-20 दिनों में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, फिर तुम इसे यहाँ से ले जाना बेटा। रूपा अब बूढ़ी अम्मा के साथ रहकर वहीं बिरजू का इलाज कराने लगी। और कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। देखते ही देखते बिरजू भी ठीक हो गया और फिर वो जाकर पेड़ के नीचे से गड़ा खजाना निकाल कर ले आए। खजाने के पैसों से बिरजू और रूपा ने उस गांव में एक प्यारा सा घर बना लिया और फिर वो तीनों सुख चैन से एक साथ रहने लगे।